नमस्कार दोस्तों। अपनी जो छठी यूनिट चल रही है एसीएफ इन्वायरमेंट में, उसका आज अपना टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक देखने से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें आपको दो क्वेश्चन दिए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए। पहले का आंसर सी और दूसरे का आंसर है ए। आज के अपने दो क्वेश्चन जो है उनको अपन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बही स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है, यानी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या शामिल है। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या शामिल है। इसमें ऑप्शन ए है जीन बैंक, ऑप्शन बी है बोटनिकल गार्डन, ऑप्शन सी है नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है चिड़ियाघर। तो इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन में शामिल है। ऑप्शन ए में है केवल 3 और 4, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी में है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी में है सभी। तो इनमें से कौन सा बही स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है, यह आपको बताना है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, यानी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन ए है जैवमंडल आकार या जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन बी है वानस्पतिक उद्यान बोटनिकल गार्डन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है जंगली जंतु अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब अपन देखते हैं अपना जो टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन या फिर जल संरक्षण या फिर वाटर कंजर्वेशन वर्तमान में, चाहे अपन नीति आयोग की रिपोर्ट देखें या फिर विश्व बैंक की रिपोर्ट देखें या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट देखें, सब में यही बताया गया है कि वर्तमान में पानी की काफी किल्लत है और धीरे धीरे मनुष्य को जितना पानी मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति, उससे धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती जा रही है, यानी पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण है अति दोहन। तो उस अति दोहन को रोकने के लिए जल संरक्षण किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि जल संरक्षण नहीं होगा तो जल का अधिक दोहन होगा और ज्यादा दोहन होने से जल है उसकी मात्रा, सतही जल या फिर भूगर्भिक जल, दोनों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और वाटर स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विश्व में लगभग 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पानी का संकट से जूझना पड़ रहा है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जल संकट से प्रभावित हैं। विश्व के 200 शहरों की एक रिपोर्ट जारी की गई 2018 में। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के शीर्ष 10 देश हैं या फिर शीर्ष जो 20 शहर हैं उसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें पहले स्थान पर विश्व में चेन्नई है जहां पर सबसे ज्यादा जल संकट रहा। दूसरे स्थान पे कोलकाता है जहां पे सबसे ज्यादा जल संकट रहा। इसी प्रकार दिल्ली जो है वो आपके 15वें नंबर पे रही और मुंबई जो है वो 11वें नंबर पे रही। मुंबई 11वें नंबर पे, दिल्ली 15वें नंबर पे, चेन्नई पहले नंबर पे और कोलकाता दूसरे नंबर पे विश्व में रहा। इसी प्रकार विश्व के जो देश हैं उनमें भी काफी जल संकट है। जैसे आपके बात करें इस्तांबुल तुर्की जो है वो तीसरे स्थान पे है, बैंकॉक जो है वो चौथे स्थान पे है,
इसी प्रकार रियो डी जेनेरियो जो देश है, जो शहर है ब्राजील का, उसमें भी जल संकट काफी विकराल स्थिति में है। तो जल संरक्षण की विधियां देखने से पहले अपन देख लेते हैं वर्तमान जल संकट। वर्तमान जल संकट विश्व के लगभग 400 करोड़ लोग जल संकट से प्रभावित हैं। लगभग 400 करोड़ जो लोग हैं वो जल संकट से प्रभावित हैं। इन 400 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ भारतीय शामिल हैं। 100 करोड़ लोग लगभग भारत के शामिल हैं। विश्व के 100 शहरों की जल उपलब्धता रिपोर्ट जो कि 2018 में जारी की गई, के अनुसार विश्व के शीर्ष 20 शहर जो इस रिपोर्ट में शामिल है, 20 शहरों में से 4 शहर भारत के शामिल हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपके आता है चेन्नई, जहां पे सबसे ज्यादा जल संकट रहा। वहां पर चेन्नई में जो जल आपूर्ति करने वाली नदियां और नहरें थी वो बिल्कुल सूख चुकी थी। दूसरे नंबर पे है कोलकाता। इसी प्रकार 11वें नंबर पर मुंबई और 15वें नंबर पर दिल्ली जो शहर है वो रहा। इसी प्रकार अगर विश्व की बात करें तो सेकंड नंबर पर कोलकाता, थर्ड नंबर पर इस्तांबुल तुर्की का शहर है जो कि इसमें तीसरे नंबर पे रहा। फोर्थ नंबर पे है चेंदू जो कि चीन का शहर है, चीन का शहर चेंदू। बैंकॉक थाईलैंड फिफ्थ नंबर पर बैंकॉक थाईलैंड। इस प्रकार ये जो शहर हैं, ये 20 शहरों में से 4 शहर भारत के शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर पे चेन्नई है, दूसरे नंबर पे कोलकाता है, 11वें नंबर पे मुंबई है और 15वें नंबर पे दिल्ली है। थर्ड नंबर पे विश्व में इस्तांबुल तुर्की का है, चौथे नंबर पे चेंदू चीन है और 5वें नंबर पे बैंकॉक थाईलैंड है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जल की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है और 400 करोड़ लोग जो है विश्व में उस जल संकट से प्रभावित हैं। इसमें से 100 करोड़ के लगभग भारत में शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है, जल संकट की तरफ, और उसमें यह बताया गया है कि 2030 तक देश में 40% लोग, देश के 40% लोग जो हैं उनको पीने का पानी संकट रहेगा। लोगों को पीने के पानी का संकट रहेगा। 40% लोग जो हैं उनको पीने के पानी का संकट रहेगा। इसी प्रकार 2030 तक ग्रामीण क्षेत्रों में
75% जनसंख्या जल प्रदूषण से प्रभावित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 75% जनसंख्या जो है वो प्रदूषित जल पीने के लिए बाध्य रहेगी, यानी उनको स्वच्छ जल जो है वो पीने को नहीं मिल पाएगा। स्वच्छ जल उपलब्धता इनको नहीं मिल पाएगा पीने का पानी का। भारत में अगर बात करें कुल जल जो उपयोग किया जाता है, इसमें 85% जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, 10% उद्योगों के लिए किया जाता है और 5% जल जो है वो घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। भारत में कुल उपयोग जल में 85% सिंचाई हेतु, 10% उद्योगों हेतु और 5% जल जो है वो घरेलू कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो जल है उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2030 तक पानी की मांग जो है वो आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। 2030 तक जल की मांग आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। मांग आपूर्ति की तुलना में जो दोगुनी हो जाएगी। इसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1994 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 6000 घन मीटर थी, जो कि 2000 में आते हुए 2300 घन मीटर रह गई। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह है जो उपलब्धता है वो 1600 घन मीटर ही रह जाएगी। यानी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। उन्नीस सौ 94 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 6000 घन मीटर, 2000 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता रह गई 2300 घन मीटर। यानी पहले जो 6000 घन लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध था, 2000 में ये 2300 घन मीटर ही रह गया। और अनुमान है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1600 घन मीटर ही रह जाएगी। यानी पानी जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। भारत में दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जल की खपत होती है। प्रति व्यक्ति दिल्ली में प्रति व्यक्ति जल की खपत ज्यादा होती है, जो कि 272 लीटर है। इतना प्रति व्यक्ति जल उपयोग करता है दिल्ली में। सबसे ज्यादा जल वेस्ट जो होता है वो दिल्ली में ही होता है। विश्व जल विकास रिपोर्ट बताती है कि प्रति वर्ष पानी जो है उसकी उपलब्धता 1% की दर से घट रही है। विश्व जल विकास रिपोर्ट। तो अपन ने देखा वर्तमान जल संकट में 1994 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पहले 6000 घन मीटर थी 1994 में, जो कि 2000 में 2300 हो गई और 2025 तक इसके 1600 घन मीटर होने की संभावना है।
विश्व जल विकास रिपोर्ट, विश्व जल विकास रिपोर्ट, विश्व जल विकास रिपोर्ट हर वर्ष पानी की मांग जो है वो 1% की दर से बढ़ रही है। प्रति वर्ष जल की मांग 1% की दर से बढ़ रही है। 1% की दर से प्रति वर्ष मांग बढ़ रही है। यानी पहले अगर 100 लीटर उपयोग होता था तो अगले साल वो 1% और बढ़ जाएगा, यानी 1 लीटर और डिमांड प्रति वर्ष बढ़ती हो जा रही है। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है या फिर जल का अत्यधिक दोहन भी हो सकता है। ज्यादा अगर बात करें तो इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि होना। यही रिपोर्ट बताती है कि औद्योगिक क्षेत्रों व घरेलू जरूरतों की मांग आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। किसकी? औद्योगिक और घरेलू जरूरतों के लिए जो जल आवश्यक होता है उसकी मांग बढ़ेगी। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो है या फिर उभरती हुई अर्थव्यवस्था की जल मांग भी बढ़ेगी। ऐसा किसमें बताया गया है? विश्व जल विकास रिपोर्ट में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के उपाय, किस प्रकार जल का संरक्षण किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो जल, जमीन तथा जंगल का उचित प्रबंधन करना होगा, तभी जाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। जल, जमीन, जंगल का उचित प्रबंधन, मैनेजमेंट किया जाना चाहिए वाटर, लैंड और फॉरेस्ट का, तभी उचित जल प्रबंधन हो पाएगा। दूसरा है अत्यधिक जल दोहन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अत्यधिक जल दोहन पर रोक लगाई जाए। अत्यधिक जल दोहन पर भूगर्भिक जल जो है उस भूगर्भिक जल कुल जल आपूर्ति का लगभग 25% उपयोग किया जाता है और बाकी का जो शेष है भूगर्भिक जल कुल जल आपूर्ति का 25%, यानी ग्राउंड वाटर जो है 25% और सतही जल जिसमें तालाब, झील, इसका उपयोग किया जाता है 75%। तो अत्यधिक जल दोहन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा है तालाब, झील के पानी का उचित प्रबंधन। चौथा है जल को प्रदूषण मुक्त करना, प्रदूषण रहित रखना। जल को प्रदूषण रहित रखना। पांचवा है
नदी व नालों पर चेक डैम निर्माण करना। चेक डैम निर्माण से जो नदी नालों में जो जल प्रवाहित होता है वो रिसकर धीरे धीरे भूगर्भिक जल में मिल जाता है और भूगर्भ की सतह जो वो धीरे धीरे बढ़ती है। छठा है जल शोधन। जल शोधन में मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जो जल होता है उसका शोधन किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर, जिसमें उपयोग किया जाता है आपके माइक्रोफिल्टर, माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर नैनो फिल्ट्रेशन का भी इसमें उपयोग किया जाता है। नैनो फिल्ट्रेशन। तो ये विधियां हैं जिनके द्वारा जल का शोधन किया जा सकता है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम में लेना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके लिए राजस्थान में काफी पद्धतियां काम में ली जाती हैं वर्षा जल के संरक्षण हेतु, जिसमें कुंड, बावड़ियां, आपके टाके, नाड़ा, ये सभी चीजें जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम में ली जाती हैं। इसी प्रकार सिंचाई हेतु आधुनिक सिंचाई के तरीके काम में लेनी चाहिए, जैसे बूंद बूंद सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड। इन तरीकों के द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। 9वां है कृत्रिम रिचार्ज। कृत्रिम रिचार्ज में ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसका स्तर बढ़ाने के लिए कृत्रिम रूप से नीचे पानी डाला जाता है। भूगर्भिक जल स्तर बढ़ाने हेतु कृत्रिम रूप से यह विधि अपनाई जाती है। तो कृत्रिम रिचार्ज की जो तकनीक है उसमें कई तकनीक है जिसके द्वारा कृत्रिम रिचार्ज किया जाता है। जैसे कृत्रिम रिचार्ज हेतु गैबियन संरचना, रिचार्ज शाफ्ट, गैबियन संरचना, रिचार्ज शाफ्ट, चेक डैम, परकोलेशन, चेक डैम, परकोलेशन, कूप रिचार्ज या फिर डगवेल रिचार्ज, कूप रिचार्ज, डगवेल रिचार्ज, भूजल बांध, नाला बांध, ये जितनी भी विधियां हैं ये सारी कृत्रिम रिचार्ज की विधियां हैं। इससे भूगर्भिक जल स्तर जो है वो उसको बढ़ने में मदद मिलती है। गैबियन संरचना, रिचार्ज शाफ्ट, चेक डैम, परकोलेशन, कूप रिचार्ज या डगवेल रिचार्ज, भूजल बांध या फिर नाला बांध, इनके द्वारा भूगर्भिक जल जो है उसका स्तर बढ़ाया जा सकता है। दसवां जो पॉइंट है वो आपके है जल का पुनर्वितरण। जल का पुनर्वितरण
पुनर्वितरण। जल का पुनर्वितरण का मतलब यह है कि कई स्थानों पर जल की उपलब्धता ज्यादा रहती है, जबकि कुछ स्थानों पर जल की उपलब्धता कम रहती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखीय जो जगह होती है वहां पर जल उपलब्धता ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। इसी प्रकार जो आपके सहारा मरुस्थल है वहां पर जल उपलब्धता कम रहती है। इसी प्रकार अगर भारत की बात करें तो भारत में चेरापूंजी वाला जो स्थान है वहां पर प्रतिवर्ष लगभग 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें 25 सेंटीमीटर या फिर औसत 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए ये जो असमान वितरण है जल का, इनको कनेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके नहर का जाल बिछाकर। इस प्रकार अपन जल का वितरण कर सकते हैं। अधिक जल उपलब्धता वाले स्थानों पर अधिक जल उपलब्धता वाले स्थानों से जल को नहरों, नदी जोड़ो परियोजना द्वारा कम जल उपलब्धता वाले स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जाना चाहिए। इससे जल का पुनर्वितरण होगा। जैसे भारत में मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1187 सेंटीमीटर वर्षा, और पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा वाले स्थानों से जल जो है उसको कम वर्षा वाले स्थानों पर लाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं जल का पुनर्वितरण। जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो जल जो है उसकी उपलब्धता भी प्रति व्यक्ति ज्यादा बढ़ेगी, और जल जो है उसका अति दोहन भी नहीं होगा। वनावरण में वृद्धि करना। वनावरण में वृद्धि, वन क्षेत्रफल जो है उसमें जब अपन वृद्धि करेंगे तो इससे भूगर्भिक जल जो है उसका स्तर भी बढ़ेगा, मृदा अपरदन भी रुकेगा, और वर्षा जो है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो इससे जल वृद्धि होती है। चेरापूंजी में चूना पत्थर खान क्षेत्र में वन कटाई के कारण भूगर्भिक जल स्तर घटा है। जल स्तर यहां पर क्या हुआ है? कम हुआ है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि जो है उसको भी नियंत्रित करना चाहिए, और वनावरण में भी वृद्धि की जानी चाहिए। जल का पुनर्वितरण करना चाहिए। कृषि प्रतिरूप जो है उसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन, एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंज होना चाहिए। एग्रीकल्चर पैटर्न का मतलब यह है कि जिन स्थानों पर जल उपलब्धता ज्यादा होती है वहां पर अपन ऐसी खेती कर सकते हैं जिनको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। जैसे आपके चावल है, चावल
की खेती, गन्ने की खेती, इनमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इन फसलों को ऐसे स्थानों पर नहीं उगाना चाहिए जहां पर जल की मात्रा कम है। जल की कम मात्रा वाले स्थानों पर कम जल उपयोग वाली फसल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बागवानी कृषि जो है उसका या फिर वानिकी कृषि वहां पर की जानी चाहिए। अधिक जल उपलब्धता क्षेत्र, अधिक जल उपलब्धता क्षेत्र में ज्यादा जल खपत वाली कृषि की जा सकती है, जबकि कम जल उपलब्धता क्षेत्र में शुष्क कृषि, बागवानी कृषि या फिर वानिकी कृषि की जा सकती है। इस प्रकार मैनेजमेंट प्रबंधित तरीके से कृषि करने से जल का अतिदोहन रोकेगा। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन का मतलब यह है कि जिस स्थानों पर ज्यादा बाढ़ आती है वहां के जल को पुनर्वितरित किया जाना चाहिए। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 32.8 करोड़ हेक्टेयर, जिसमें से इस क्षेत्र में से 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित है। इस 4 करोड़ हेक्टेयर में से 3.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त किया जा सकता है। बाढ़ से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सघन वन रोपण करेंगे या फिर चेक डैम का निर्माण करेंगे। इनके द्वारा या फिर अपन नहरों का निर्माण कर सकते हैं। नहरों का निर्माण, तो इससे जो बाढ़ का पानी है उसको ऐसे स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहां पर जल उपलब्धता कम है, या फिर चेक डैम या फिर सघन वन रोपण के द्वारा जो भूगर्भिक जल स्तर है उसके लेवल को बढ़ाया जा सकता है। भूगर्भिक जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। बाढ़ प्रबंधन का क्षेत्र कितना, कुल क्षेत्र कितना है 32.8, इसमें से 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित है। इसमें से 3.2 करोड़ हेक्टेयर जो है उसको अपन मुक्त कर सकते हैं। फिर है उद्योगों से जल बचत। औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, तो इस अधिक जल उपयोग को अपन कम कर सकते हैं। भारत में जैसे 10% पानी जो है उसका उपयोग उद्योगों हेतु किया जाता है, और विश्व में लगभग 23% जल जो है उसको उद्योगों हेतु उपयोग किया जाता है। तो यहां से जो अपशिष्ट जल निकलता है उसको रिसाइकिल करके, पुनः चक्रण या फिर रिसाइकिल द्वारा इस जल को अपन वापस काम में ले सकते हैं। फिर है शहरी जल अपशिष्ट। शहरों में जो जल निकलता है अपशिष्ट, उसका उपयोग अपन फिल्ट्रेशन के द्वारा स्वच्छ जल निर्माण में कर सकते हैं, पीने के पानी में कर सकते हैं,
इसके अलावा सब्जी वगैरह उगाने में इस जल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि शहरी जल अपशिष्ट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार नहर निर्माण, इसी प्रकार नगर निगम द्वारा जल संरक्षण किया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र जो होते हैं इनमें व्यक्तिगत आवश्यकता वाले जल का संरक्षण किया जा सकता है। जल की मांग और जल की आपूर्ति के बीच में प्रबंधन किया जा सकता है। जल की मांग व जल आपूर्ति का प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार ये तरीके जब अपन अपनाएंगे तो इससे वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जल संरक्षण की परंपरागत विधियां क्या हैं जिनके द्वारा वाटर हार्वेस्ट अपन कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।